हेलो एवरीवन, आज 11 अगस्त 2025 तो द हिंदू की हम जो न्यूज़ कवर करेंगे उनमें सबसे पहली न्यूज़ रहेगी तेलंगाना कलेश्वरम परियोजना को लेकर ये न्यूज़ आ रही है। उसके बाद रासायनिक दूषित स्थल नियम क्या क्या तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके गणितीय जो प्रगति है उसमें क्या भूमिका है। भारत और आसियान व्यापार समझौता होने जा रहा है जो कि आज 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे। देन हमारी फर्स्ट न्यूज़ इज व्हाट इज़ तेलंगाना कलेश्वरम प्रोजेक्ट। तेलंगाना का ये जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है, ये एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि सिंचाई के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तेलंगाना के जो भूपालपल्ली ज़िला है उसमें गोदावरी नदी पर जो स्थित विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तैयार हो रही है। इसका उद्देश्य है कि तेलंगाना के 31 में से 20 जिलों में लगभग 45 लाख एकड़ भूमि को इरिगेट करना, यानी सिंचाई, और उनको पेयजल उपलब्ध करवाना है, जिसमें हैदराबाद, सिकंदराबाद जैसे शहर शामिल होते हैं। इसके बाद इस परियोजना की जो नींव है ये मई 2016 में रखी गई थी, इसको स्टार्ट हुआ था और इसे 21 जून 2019 को शुरू किया गया था। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी जो विशेषता है लिफ्ट सिंचाई टेक्निक है। इसमें गोदावरी नदी जो है समुद्र तल से 100 मीटर नीचे बहती है, जबकि तेलंगाना 300 से 650 मीटर की ऊंचाई पर है। इस परियोजना में बड़े पंप, वाटर टनल, नहर और जो बैराज ठीक है, जिसमें मेदीगड्ढा, अन्नाराम, सुंडिला, उन सभी के माध्यम से पानी को ऊंचाई तक उठाया जाएगा। ये 227 किलोमीटर की दूरी में पानी को 618 मीटर तक लिफ्ट करता है। इसकी क्षमता और ढांचा कैसा है। परियोजना में 1834 किलोमीटर लंबा नहर नेटवर्क है, 203 किलोमीटर वाटर टनल बनाई जाएगी, 20 लिफ्ट और 19 पंप हाउस और 20 जलाशय शामिल किए गए हैं। 240 टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट है पानी की जो आपूर्ति का लक्ष्य है इसका, और सिंचाई, पेयजल और जो औद्योगिक उपयोग के लिए पानी का जो यूज़ है उसके लिए इसको बनाया गया है। इसकी लागत की अगर हम बात करें तो एस्टीमेट जो लगाया जाता है 80,000 करोड़ रुपए पर इसकी लागत थी, लेकिन इसके 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका लाभ क्या रहेगा। जो परियोजना तेलंगाना की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए किसानों को 2 फसलें उगाने में मदद करेगी, भूजल स्तर बढ़ेगा और फ्लोरोसिस जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। मछली पालन, पर्यटन और जो जल क्रीड़ाओं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, जल क्रियाएं जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अब इस पर कुछ विवाद भी है। इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्षति के आरोप लगाए जाते हैं। मेदीगड्ढा बैराज में 2023 में खंभों के क्षतिग्रस्त होने से के बाद जो डिज़ाइन और गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं कि अभी तो वो उसको स्टार्ट भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसको मतलब कि इसका जो ढांचा वो गिरना शुरू हो गया। विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, बीजेपी ने बीआरएसएस पर सवाल उठाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इसके अलावा सीएजी और जांच आयोग जो बिठाया गया, कैग की जो रिपोर्ट है उसमें परियोजना को आर्थिक रूप से कमज़ोर बताया गया। पीएस घोष आयोग ने निर्माण में तकनीकी खामियां और वित्तीय गड़बड़ियों की बात कही है कि इसमें वित्तीय भ्रष्टाचार दिखता है कि जितनी मतलब इसकी लागत थी या फिर जितना इस पर पैसा लगाया गया उतना ये वर्थ इट नहीं है। इसके बाद राजनीतिक विवाद भी जुड़े रहते हैं। बीआरएस के जो नेता हैं चंद्रशेखर राव और जो हरीश राव है उन पर कार्रवाई की चर्चा है, जबकि बीआरएस का दावा है कि ये परियोजना जो है तेलंगाना के लिए वरदान है। इसे राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि अब समय समय पर तो सभी राजनीतिक दलों पर आरोप लगते ही रहते हैं, तो इसी तरह बीआरएस जो वहाँ की पार्टी अभी मौजूदा सरकार है उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट आर द न्यू रूल्स ऑन केमिकली कंटेमिनेटेड साइट्स, यानी कि ये जो है मतलब कि रासायनिक जो नियम है, रासायनिक स्थलों के लिए नए नियम कौन से तैयार किए गए। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण नियम, जिसमें दूषित स्थलों का प्रबंधन करना, 2025 को अधिसूचित किया गया। ये जो नियम है रासायनिक रूप से दूषित स्थलों की पहचान करते हैं, जहाँ पर जो प्लेसेस दूषित हैं उनका मूल्यांकन, फिर उनके सुधार के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
दूषित स्थल कौन से होते हैं? जहाँ पर खतरनाक अपशिष्टों के निपटान के कारण वहाँ पर मृदा, भूजल और जो सतही जल है वो प्रदूषित हो जाते हैं, जैसे कि पुराने लैंडफिल, रिसाव स्थल या फिर रासायनिक डंपिंग क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर सारा केमिकल वगैरह डंपिंग किया जाता है, तो ऐसे स्थलों की पहचान की जाती है। अब इसकी पहचान और रिपोर्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले जिला प्रशासन जो है उसको संदिग्ध यानी कि जहां पर उन्हें डाउट है दूषित स्थलों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या नामित प्राधिकरण को सौंपनी होगी। फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है या विशेषज्ञ संस्थाओं को संदिग्ध स्थलों का जो प्रारंभिक आंकलन 90 दिनों के अंदर करना होगा। इसके बाद 90 दिनों के बाद पूरी विस्तृत जांच की जाएगी। इसके बाद अगर स्थल पर खतरनाक या फिर और अपशिष्ट जो है प्रबंधन सीमा पार संचलन नियम 2016 के तहत सूचीबद्ध 189 खतरनाक रसायनों में से कोई भी सुरक्षित सीमा से अधिक पाया जाता है, यानी कि एक सुरक्षित सीमा होती है कि ये केमिकल इतनी ही लिमिट तक पाया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा पाया जाता है तो उसे आपराधिक रूप से दूषित स्थल माना जाएगा। फिर ऐसे स्थलों के नाम विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे और इन स्थलों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन स्थलों की निगरानी करेगा, यानी कि पूरा एक प्रोसेस के तहत ये सारा काम किया जाएगा। इसके बाद उपचारात्मक नियोजन क्या रहेगा? एक संदर्भ जो संगठन है यानी कि एक विशेष बॉडी तैयार की जाएगी, दूषित स्थल के लिए विशिष्ट उपचार योजना तैयार करेगा और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। सफाई योजना जो है जोखिम आधारित रहेगी, जो कि स्थल के उपयोग जिसमें कृषि, आवासीय, वाणिज्य या फिर औद्योगिक के आधार पर अलग अलग होगी। इसके बाद उत्तरदायित्व और लागत वसूली क्या होगी? प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है या फिर कंपनी, अगर कोई संस्था है तो वो सफाई की लागत कि पूरी खर्चा वही उठाएगी। उसके बाद अगर प्रदूषक की पहचान नहीं हो पाई या फिर भुगतान करने में असमर्थ है तो केंद्र और राज्य सरकारें ये लागत साझा कर सकते हैं। इसके अलावा हिमालय और पूर्व उत्तर राज्यों के लिए क्या है, 90% जो है केंद्र का रहेगा योगदान और 10% राज्यों का। बाकी राज्यों के लिए 60-40% रखा गया। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र जो है पूरी लागत को खर्च उठाएगा, जो भी पूरा खर्च रहेगा केंद्र सरकार के द्वारा होगा। शुरुआती आकलन लागत पर्यावरण जो राहत कोष और जो अधिनियम एक लोक दायित्व बीमा अधिनियम 91 इससे भी वहन की जा सकती है। आपराधिक दायित्व क्या है? अगर प्रदूषण के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती या फिर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंड दिया जा सकता है। सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता कैसी रहेगी? राज्य बोर्ड को दूषित स्थल की अधिसूचना के 60 दिनों के अंदर प्रभावित हितधारकों से सुझाव, टिप्पणियां जो आमंत्रित करनी होंगी। अंतिम सूची जो रहेगी स्थानीय समाचार पत्रों में फिर उसको पब्लिश किया जाएगा। एक तकनीकी समिति जिसमें केंद्र, राज्य, विशेषज्ञ और उद्योग नियामक के जो प्रतिनिधि उनके साथ नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अपवर्जन क्या है? ये जो नियम है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन गतिविधियां, समुद्री तेल रिसाव, ठोस अपशिष्ट डंपिंग से संबंधित जो प्रदूषण है उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन्हें अन्य विशिष्ट कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये जो गतिविधियां रहेंगी उनमें इस नियमों को लागू नहीं किया जाएगा, बाकी सभी प्रदूषक स्थलों पर ये नियम लागू रहेगा। प्रदूषक की पहचान और जिम्मेदारी क्या है? अगर राज्य बोर्ड को 90 दिनों के भीतर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था की पहचान करनी होगी। अगर ज़मीन बेची जाती है तो नया जो भूस्वामी वो जिम्मेदार रहेगा। जिम्मेदार व्यक्ति को बिना अनुमति के सफाई के दौरान बाद में भूमि स्वामित्व उपयोग हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट न्यूज़, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टैकलिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे टैकल कर रहा है मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणितीय समस्या समाधान में तेजी से प्रगति कर रहा है, विशेष रूप से मशीन लर्निंग में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, ब्यूरो सिंबॉलिक हाइब्रिड सिस्टम जैसी तकनीकों के माध्यम से ये लगातार प्रगति करता जा रहा है। हाल ही में जो AI है अब जटिल गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए ओलंपियाड सत्र की समस्याओं को हल करने, दशकों पुरानी जो अनसुलझी समस्याओं पर काम करने में सक्षम हो रही है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, गूगल डीप माइंड ने अल्फा प्रूफ और अल्फा ज्योमेट्री 2 नामक एक AI सिस्टम विकसित किया, जो कि 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की
जो 6 में से 4 समस्याओं को हल करके 42 में से 28 अंक प्राप्त करके सिल्वर मेडल सत्र तक पहुंचे हैं। अल्फा प्रूफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर आधारित है, जो कि लीन नामिक फॉर्मल भाषा में गणितीय स्टेटमेंट को प्रमाणित करता है, जबकि अल्फा ज्योमेट्री 2 जो है ज्यामितीय समस्याओं के लिए न्यूरो सिंबॉलिक दृष्टिकोण अपनाता है। और पिछले 25 वर्षों की अगर हम देखें तो 83% जो ज्यामितीय समस्याओं को हल कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रगति की है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। इसके जो शोधकर्ता वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा एआई जो विकसित मॉडल तैयार किया गया हज़ारों से लाखों चरणों वाली जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करता है। ये आसान समस्याओं से शुरू करके कठिन लेवल तक ये ट्रेनिंग करता है और एंड्रयूज कार्टिस कंजेक्चर जैसी जो 60 वर्ष पुरानी समस्या से संबंधित हिस्सों को भी अभी तक सॉल्व कर चुका है, जिससे इस कंजेक्चर की सत्यता की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चलता है कि एआई ग्रेजुएट सत्र पर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कोर्स हैं उसमें शुरुआत में केवल 30 से 50% समस्याओं को हल कर पाती थी, लेकिन कुछ महीनों में कठिन समस्याओं को आसानी से सॉल्व करने लगी है। इससे कोर्स को फिर से डिज़ाइन किया गया, जहां पर जो छात्र हैं एआई को चुनौती देने वाली नई समस्याओं को बनाने लगे हैं, यानी कि काफ़ी समस्याएं आने लगी हैं। एआई जो है अभी भी काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि समस्याओं को फॉर्मल भाषा में मैनुअल रूप से ट्रांसलेट करना, समय लगाना या फिर मिनटों में दिनों में कर रही है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि कॉम्बिनेटोरिक्स की जो कमज़ोरी रहती है, ये प्रक्रियाँ फिर भी एआई को गणितीय अनुसंधान में सहायक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर ये नए एल्गोरिदम खोजने पुरानी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रही है। इसके बाद अगर हम फ़ायदे देखें तो इससे क्या होगा, तेज़ी और दक्षता बढ़ेगी। जो एआई के जो भी गणितीय फॉर्मूले या गणितीय गणनाओं उनको बहुत तेज़ी से हल किया जा सकता है, जैसे कि अल्फा प्रूफ और अल्फा ज्योमेट्री 2 ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की समस्याओं को मिनटों में हल किया है, जो कि मानव के लिए घंटों या फिर दिनों का काम भी हो सकता है। नए दृष्टिकोण की खोज होती है। एआई जो है नए एल्गोरिदम समाधान रणनीतियाँ खोज रहा है, जिसकी वजह से नई नई चीज़ें खोज में आती हैं जो मानव गणितकों के लिए अपरंपरागत हो सकती हैं। शिक्षा में सहायता मिलेगी। एआई जो है विद्यार्थियों को गणितीय समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। हार्वर्ड के अध्ययन में जहां पर एआई ने ग्रेजुएट सत्र की समस्याओं को हल किया है और छात्रों को नई समस्याएं बनाने के लिए प्रेरित किया। अनुसंधान में सहयोग जो एआई या पुरानी अनसुलझी समस्याओं पर प्रगति को तेज कर सकता है, जैसे कि दशकों पुरानी गणितीय कंजेक्चर्स पर काम करके गणितकों के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में ये काम कर सकता है। स्केलेबिलिटी, एआई एक साथ कई समस्याओं पर काम कर सकता है, जैसे कि ये एआई की एक बहुत अच्छी विशेषता है और बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण कर सकता है, गणितीय पैटर्न खोजने में उपयोगी हो सकता है। इसके नुकसान क्या रहेंगे? मैनुअल इनपुट की आवश्यकता रहती है। जैसे एआई सिस्टम है, इसको अल्फा प्रूफ को जो समस्याएं हैं उसके लिए फॉर्मल भाषा जैसे कि लीन में मैनुअली रूप से अनुवाद करने की ज़रूरत रहती है, जो कि समय लेने वाला और तकनीकी रूप से ये काफ़ी जटिल भी हो सकता है। सीमित डोमेन विशेषता है। एआई जैसे कुछ क्षेत्रों में जैसे कि कॉम्बिनेटोरिक्स में अभी भी कमज़ोर है और सभी प्रकार की जो गणितीय समस्याओं उसको समान रूप से हल नहीं कर सकता है। निर्भरता का जोखिम बना रहता है। गणितज्ञ और जो छात्र हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, जिससे उनकी अपनी जो क्षमता होती है या उनकी जो दिमागी मतलब कि दिमागी क्षमता है वो कम होती जा रही है, यानी कि वो समस्या समाधान कम कर पाते हैं। समय और संसाधन की लागत लगती है। जो बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने में एआई को मिनटों से लेकर दिनों तक का समय भी लग सकता है। पारदर्शिता की कमी रहती है। एआई के समाधान कभी कभी ब्लैक बॉक्स की तरह भी हो सकते हैं, जहां पर स्पष्ट नहीं होता है कि समाधान कैसे प्राप्त हुआ, बस हमें वो आंसर दिखा देते हैं, जिससे क्या है गणितीय अंतर्जनन का जो विकास है वो बाधित हो सकता है कि गणित के लेवल पर ये सब कुछ सही तरीके से समाधान निकाले जा रहे हैं या फिर नहीं निकाले जा रहे। नैतिक और सामाजिक प्रभाव, एआई के जो बढ़ता उपयोग है उससे गणितीय अनुसंधान में असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि केवल उच्च संसाधन वाले संस्थान या ऐसे जो भी डेवलप्ड एआई हैं सिस्टम को उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो निचले सत्र के हैं वो इस सभी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन आसियान ऑफिशियल्स टू बिगन फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स टू रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट टुडे। आज जो है जो ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होने जा रहा है आसियान का,
भारत और आसियान, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र आते हैं, उसके अधिकारी जो है आज 11 अगस्त 2025 को आसियान भारत व्यापार माल समझौते की समीक्षा के लिए वार्ता शुरू करेंगे। ये 10वां दौर होगा जिसका उद्देश्य 2009 में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सुधार करना और व्यापार को असंतुलन जो है उसको दूर करना। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? भारत और आसियान के बीच 2010 में ये लागू हुई थी ये बातचीत, और उसके तहत 76.4% वस्तुओं पर टैरिफ कम या फिर ख़त्म कर दिए गए थे। भारत का जो व्यापार घाटा बढ़ा है, इससे फाइनेंशियल ईयर 13 में $8 बिलियन से फाइनेंशियल ईयर 23 में $44 बिलियन हो चुका है। व्यापार को अधिक संतुलित करने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए असमानता को दूर करना होगा, गैर शुल्क बाधाओं को कम और कड़े मूल जो है देश नियम लागू करना होगा। अब तक 9 दौर की वार्ताएं हो चुकी भारत और आसियान के बीच, लेकिन ठोस प्रगति सीमित रही है। सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा और तकनीकी सहयोग पर अभी तक चर्चा बनी हुई है। 10वां दौर अगस्त 2025 में नई दिल्ली में और 11वां अक्टूबर 2025 में मलेशिया में होगा। भारत को अक्टूबर 2025 में होने वाले आसियान भारत शिखर सम्मेलन तक निष्कर्ष की कुछ उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हमें मिलेगा। भारत और फिलीपींस ने समीक्षा को प्राथमिकता दी। द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है कि जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है उस पर काम किया जाएगा। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2023-24 में जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था, भारत के कुल अगर हम विश्व व्यापार के साथ कंपेयर करें तो 11% रहा है। आसियान भारत व्यापार के लाभ क्या रहेंगे? सबसे पहले आर्थिक लाभ रहेगा, बाजार तक पहुंच बनेगी। जो हम पहले जो एक समझौता हुआ था 76.4% वस्तुओं पर टैरिफ कम कर दिया गया था। भारत आसियान देशों को एक दूसरे के बाज़ारों में अच्छी पहुँच मिलती है। इससे भारत को है 650 मिलियन की आबादी वाले जो आसियान बाज़ार है, उसमें आसियान को भारत के 1.4 बिलियन उपभोक्ता बाजार तक पहुंच मिलती है। उसके बाद व्यापार में वृद्धि होगी। भारत आसियान जो द्विपक्षीय व्यापार 131 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, जो कि भारत के कुल विश्व व्यापार का 11% रहा है। ये समझौता आयात निर्यात को बढ़ावा देता है, जिसमें भारत के जो रत्न, आभूषण, कृषि उत्पाद, दवाइयाँ और आसियान के इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर खनिज तेल भारत में इम्पोर्ट किए जाते हैं। निवेश अवसर, आसियान देशों से भारत में जो प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश होता है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, खास करके सिंगापुर, मलेशिया से जो भारत को बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में निवेश बढ़ता है। विशेष रूप से जो सूचना प्रौद्योगिकी और जो विनिर्माण का क्षेत्र है उसमें भारत को आसियान की जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें शामिल होने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, जिससे उसकी उत्पादन लागत भी कम हो सकती है। इसके रणनीतिक लाभ क्या रहेंगे? एक्ट ईस्ट नीति, भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसको मजबूत करेगा, जिससे भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा। क्षेत्रीय भू राजनीतिक संतुलन बना रहेगा। चीन के प्रभाव को कम करना या फिर संतुलित करने के लिए भी इसका एक फ़ायदा रहेगा। आसियान के साथ जो अगर मजबूत व्यापारिक संबंध होते हैं भारत के, तो भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है उसको कम करने में या फिर उसका मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और जो बाकी मंच है उनके व्यापारों के साथ साथ सुरक्षा, समुद्री सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देते रहें। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ क्या? लोगों को आदान प्रदान होता रहेगा। व्यापार समझौता जिससे पर्यटन, शिक्षा या संस्कृति का आदान प्रदान होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोग चाहेंगे अपनी संस्कृति वहाँ शेयर करेंगे और उनकी संस्कृति साथ में लेंगे। और उसके अलावा जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स, वो आसियान देशों में स्टडी के लिए जा सकते हैं और आसियान पर्यटक भारत के संस्कृत स्थलों की तरफ आकर्षित होते हैं। व्यापार वृद्धि होने से दोनों क्षेत्रों में छोटे और जो मध्यम उद्यम है उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के मौके मिलेंगे। भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, फार्मा विशेषता आसियान देशों को लाभ पहुंचाती है, जबकि आसियान की विनिर्माण तकनीक भारत में नवाचार को बढ़ावा देती है। भारत के लिए इसके लाभ क्या रहेंगे? निर्यात विविधीकरण, भारत को अपने कृषि उत्पाद जिसमें चावल, मसाले, रसायन, दवाई, इन सभी के लिए एक बड़ा बाजार मिल सकता है। और आसियान के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, खनिज और जो बाकी वस्तुओं के आयात हैं, अगर उसका आयात होता है तो भारतीय उद्योगों को कच्चा और सस्ता माल मिल सकता है।
इसके बाद MSME को बढ़ावा मिलेगा। भारत के जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म है, मध्यम उद्योग है, उन सभी को बाज़ारों में निर्यात के अवसर मिलेंगे। आसियान के लिए इसके क्या क्या लाभ रहेंगे? भारतीय बाज़ार मिलेगा उनको, जहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कृषि उत्पादों को यहां पर बेच सकते हैं। सेवा क्षेत्र, भारत की जो सॉफ्टवेयर और IT सेवाएं आसियान की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। भारत की जो ऊर्जा और खनिज मांग आसियान देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया के लिए ये निर्यात का एक अच्छा मौका प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं आसियान कंट्रीज़ की। आसियान आखिर है क्या? एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के हैं, एक ग्रुप है जिसमें 10 देश शामिल हैं, जिनका गठन 1967 को हुआ था, 8 अगस्त। इसका मुख्य उद्देश्य था सदस्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति बनाकर रखना, स्थिरता को सुनिश्चित करना, बैलेंस बनाकर रखना और वैश्विक मंच पर एकजुटता को प्रदर्शित करना। तो इसमें जो 10 कंट्रीज आप देख सकते हैं, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश, इसमें थाईलैंड है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम है, ब्रुनेई है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज जो हैं आसियान की ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। आसियान का भारत के साथ क्या संबंध है? भारत जो है आसियान का एक डायलॉग पार्टनर है और 2012 से लेकर ये रणनीतिक साझेदार भी रहा है। आसियान भारत व्यापार जो माल समझौता 2010 में शुरू हुआ था और इसी बीच दोनों देशों के बीच जो व्यापार, निवेश, उसको बढ़ावा मिला है। भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसके तहत आसियान के साथ संबंध मजबूत करना ये एक प्राथमिकता है और जो आर्थिक रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। 2023-24 में भारत आसियान व्यापार $131 बिलियन तक पहुंचा था, जो कि भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11% तक है। तो ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।